बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। Quick and easy education loans from Bank of Baroda. Power your dreams today. रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान यंग एक्टर श्वेता त्रिपाठी शर्मा। श्वेता त्रिपाठी शर्मा 2015 की फिल्म मसान में अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ जाने वाली भारतीय एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी शर्मा। और शायरी बहुत पसंद है। शायरी? जी, बशीर बद्र, अकबर इलाहाबादी, मिर्जा गालिब का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ, 6 जुलाई 1985 को दिल्ली में जन्मी श्वेता की परवरिश अंडमान निकोबार में नीले समुंदर के किनारों पर हुई। शुरू से ही श्वेता इधर स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थीं, उधर घर पर पढ़ाई के साथ साथ उनकी अभिरुचियों पर भी बराबर ध्यान दिया जाता, जिसका नतीजा ये रहा कि कम उम्र में ही श्वेता में एक्टिंग की समझ पैदा हो गई। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए श्वेता वापस दिल्ली आ गईं, जहां उन्होंने DPS RK पुरम से सीनियर सेकेंडरी और NIFT से ग्रेजुएशन किया। श्वेता त्रिपाठी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2009 में आए डिज्नी शो क्या मस्त है लाइफ से की, जो बच्चों के लिए बनाया गया था। हम ग्रैनी को ये बोलेंगे कि रेडफील्ड एकेडमी हॉन्टेड है, और अगर रैक्स लंदन चली गई तो रेडफील्ड एकेडमी का भूत उसके पीछे पीछे लंदन पहुंच जाएगा। 2015 में आई फिल्म मसान श्वेता की पहली बड़ी कामयाबी साबित हुई। श्वेता त्रिपाठी 2017 की फिल्म हरामखोर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ लीड रोल में नजर आईं, जहां उनका अभिनय बेहद पसंद किया गया। 2018 में आई वेब सीरीज मिर्जापुर में श्वेता त्रिपाठी शर्मा ने गजगामिनी गुप्ता उर्फ गोलू गुप्ता का किरदार निभाया, जिससे उनकी लोकप्रियता में अचानक उछाल सा आ गया। कोई कारण नहीं है कि आप हमें ट्रस्ट करें, पर फिर कोई कारण भी नहीं है कि नहीं करें। हमारा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम सोचते सही हैं, इसकी हम गारंटी देते हैं। श्वेता त्रिपाठी के लिए अभिनय एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीने का हुनर है। नए एहसासात से गुजरना और अनदेखे तजुर्बे करना श्वेता का शौक है, जो वो एक्टिंग के जरिए पूरा करती हैं। खुद उनके मुताबिक श्वेता त्रिपाठी की शख्सियत उससे बहुत अलग है जैसा वो पर्दे पर नजर आती हैं, और बतौर अदाकारा वो इसे अपनी सबसे अहम खूबी समझती हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता। थैंक यू सो मच। श्वेता, हमको बताइए कि अभी तो सिर्फ कहिए कि करीब 5-6 साल हुए जब आप अचानक जो फिल्मी सतह है उस पर पहचानी गई, जानी गई, और अब आपकी बड़ी मांग है। तो ये जो फिल्मों की तरफ आपका आना हुआ, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? हालांकि सब लोग ये जानते हैं कि करीब 10 साल पहले आपने फिल्मों में अपना सफ़र शुरू किया था, और थिएटर में और फिल्मों में आपकी दिलचस्पी शुरू से रही, लेकिन इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? तो ये सारा क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ अपनी फैमिली को। और लॉकडाउन में बहुत चीज़ें समझ में आई, बहुत चीज़ें अपने बारे में पता चली। तो मम्मी पापा बचपन से बहुत ही कल्चरली इंक्लाइंड थे। पापा IAS ऑफिसर, मम्मी टीचर। पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग हमारी जो हॉबीज़ थी उनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो हम जो किताबों में पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी था, लेकिन हम जो क्लास में कर रहे हैं या फिर डिबेट्स में मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। वो लिखते सारे पापा थे, बोलती ही मैं थी। तो बचपन से परफॉर्मेंस का बहुत शौक़ था। और एक वो कहते हैं ना कि अगर आपको बचपन में वो कीड़ा काट लेता है एक्टिंग का, कभी भी आप किसी भी उम्र के हो, तो वो फिर जब तक आप एक्टिंग नहीं करते हो और अलग अलग किरदार नहीं समझते हो और निभाते हो,
तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो बचपन से आई रिमेंबर मैं केजी में थी, केजी से मैं या नर्सरी से ही मैं स्टेज पे रही हूँ कुछ ना कुछ। तब तो ऑब्वियसली एक्टिंग की तो क्या ही समझ होती है, तब लाइंस होती हैं, आप स्टेज पे जाते हो, परफॉर्म करते हो, आपको लगता है यही है, तो वो आपको और करने का मन करता है। वो बाद में जाके जब किरदार अलग अलग निभाए और समझा कि हर एक की डिफरेंट कहानी है, अलग एक इन्वायरमेंट से आते हैं, सिचुएशन से आते हैं। तो इनफैक्ट मसान के टाइम हमारे जो डायरेक्टर हैं नीरज घेवान, उन्होंने रिचा, विकी और मुझे बोला था कि एज एक्टर्स हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी अलग अलग ज़िंदगियाँ जी पा रहे हैं। तो बचपन में ये बिल्कुल भी समझ नहीं थी। बचपन में आई थिंक मज़ा आता था कि इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना और एक अलग जो हम बातें कर रहे हैं, जो कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं। मुझे याद है कि जो मेरा पहला सबसे कैरेक्टर था उसमें मैं एक क्लाउड थी, बादल। तो मुझे बस स्टेज पे आना था, डांस करके जाना था। लेकिन तब भी मुझे ये नहीं था कि मुझे छोटा रोल है या बड़ा रोल है, मुझे बस स्टेज पे जाना पसंद था। तो कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, ज़्यादा डायलॉग मिलने चाहिए। बस एक्टिंग मुझे बहुत खुश करती थी, बट कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग में फुल ऑन जा पाऊँगी। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, क्लासेस बढ़ते गए, वैसे वैसे पार्टिसिपेशन, एक ये चीज़ थी कि स्टेज के साथ एक वो जो नाता जुड़ गया था वो बढ़ता गया। तो फिर मैं एंडमन्स, पापा एंडमन्स में पोस्टेड थे 3 साल के लिए, वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी एक्टिंग की, फिर वापस आए, फिर मैं निफ्ट कॉलेज में गई, वहाँ पे भी डॉक्टर अमाल अलाना जो NSD के तब डायरेक्टर थी, तो उनके साथ भी उन्होंने एक वर्कशॉप क्यूरेट की थी। पर तब भी आई डोंट थिंक मेरी फैमिली में या मैंने ये एक्सेप्ट किया था कि मुझे एक्टिंग फुल टाइम करनी है। वो फिर बॉम्बे आना हुआ। बॉम्बे आके मैंने अपना एक थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया और थेस्पो करके एक यूथ थिएटर फेस्टिवल है, तो वहाँ पे हम लोग सबमिट करते थे और 3 साल लगातार हम लोग रिजेक्ट हुए, लेकिन सीखने को बहुत मिला। तो ये सब कर करके, और पापा ने बस एक चीज़ बोली थी कि लाइफ में जो भी आप काम करो, जब तक ग्रोथ हो रही है, जो मना है वो करो। अगर आपकी लर्निंग और ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो जब एक डिज्नी का शो है क्या मस्त है लाइफ, जब वो पता चला तो पेरेंट्स को लगा कि वॉइस ओवर है, तो उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि एक्टिंग मतलब मैं स्क्रीन पे आने वाली हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसमें भी बहुत अलग टाइप की एक्टिंग थी, क्योंकि जब बच्चे टारगेट ऑडियंस होते हैं तो एक बहुत अलग लेवल की एनर्जी होती है उसमें। आई थिंक इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल ज़्यादा होता है कि आप दिखा ज़्यादा रहे हो। ऑल्सो उसमें कोई मोमेंट्स ऑफ कोई उदास नहीं, क्योंकि बच्चों का शो था तो सब कुछ हंसी मजाक में और कलरफुल वो था। उसके बाद मेरी जो चॉइसेस रही हैं, हरामखोर, मसान, कौन केश, लाखों में एक, तो मुझे एक अलग टाइप का एक्टिंग मेरे ख्याल से मुझे तब समझ में आई कि बहुत एक ये होता है कि आप जिस तरह की एक्टिंग मुझे पसंद है कि मेरा किरदार अभी इस सिचुएशन में क्या फील कर रहा होगा। मैं अपने ज़ख्मों को या अपनी सिचुएशंस को खरोद के वो फीलिंग नहीं लाना पसंद करती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो शालू हो मसान की, कि इस लड़की को अभी क्या महसूस हो रहा है, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो पता चल जाए, वो मैं महसूस कर दूँ, तो मेरी ऑडियंस भी वही महसूस कर पाएगी। तो एक्टिंग का बस यही मतलब। एंड अभी आई कैन टेल यू, जब मैं सेट पे जाती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में तो खैर, एंड एक्टिंग एक ऐसी आर्ट है कि आप घर बैठे बैठे नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मिरर के सामने परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, नहीं, मुझे आपको एक को एक्टर, ऑडियंस चाहिए, आपको वो लोग चाहिए, वो माहौल चाहिए, तो उसमें फिर वो मज़ा आता है, जो कि थैंकफुली अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो हम लोग का सेट का चालू हो गया है, तो बैक टू शूटिंग। तो पैदा तो आप दिल्ली में हुई जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? एक एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन है, उनको भी थिएटर का बहुत शौक था। तो मुझे तो लगता है कि मेरी फैमिली को जो जो हॉबीज़ पसंद थी, मैंने बस वो बटोर के मैं भी वही करने लगी। क्योंकि दीदी जो है उनको डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था, मम्मी सितार बजाती थी, पापा को बुक्स का बहुत शौक था। तो पापा के हमेशा 2 सवाल होते थे कि किताब कौन सी पढ़ रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं। तो बचपन में भी यही था और आज भी जब भी बात होती है तो ये दोनों चीज़ें उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी तो होता ही रहता है। और अगेन लॉकडाउन में ये मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ की है, जो मेंटल हेल्थ है और आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, वो हैंड इन हैंड जाती है। तो अगर आप एक का ख्याल रखेंगे तो आपको दूसरा का भी ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है।
तो फिज़िकल हेल्थ की तो बात हो गई, जिसका तो आप ध्यान रखती ही हैं, लेकिन पापा जैसे कि पूछा करते थे कि पढ़ क्या रही हो, तो मैं भी पूछता हूँ कि पढ़ क्या रही हैं? अभी तो एक्चुअली एक एक्टर के लिए बिज़ी होना, मतलब मुझे बिज़ी होना बहुत पसंद है। तो कई बार वो फेजेस आते हैं, क्योंकि ये नवाज़ भाई ने मुझसे बोला था कि कुछ एक्टर्स को तो चूज़ी होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो इनग्रेव हो चुका है कि क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हो तो फिज़िकल जॉब है, लेकिन इमोशनली भी बहुत टैक्सिंग होता है। और मुझे तो ड्रामा बहुत पसंद है, तो आप मेरा कोई भी काम अगर लेंगे तो उसमें बहुत, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, कल मैं जब सेट पे थी तो मेरा किरदार बहुत खुश था, क्योंकि हम एक ऐसा सीक्वेंस शूट कर रहे थे जहाँ वो उसको प्यार हो रहा है। 3 साल बाद मैंने एक ऐसा किरदार किया है जो खुश है, क्योंकि अभी तक चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे जो भी मैंने फिल्में की हैं, वो इतना हैवी ड्रामा होता है। द गॉन गेम करके एक सीरीज़ है जो पूरा लॉकडाउन में शूट हुआ था, तो सब में या तो एक थ्रिलर होता है या मिस्ट्री होती है, या इतने जो इमोशंस होते हैं, स्टेक्स इतने हाई होते हैं कि मेरे किरदार वो मुस्कुरा ही नहीं पाते हैं। तो मैं इतनी खुश थी सेट पे कि मुस्कुराते हुए। तो अभी स्क्रिप्ट्स मैं पढ़ रही हूँ, और जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और एक बुक है क्रिएटिविटी इंक, तो जो पिक्सार के फाउंडर हैं उन्होंने वो किताब लिखी है कि टॉय स्टोरी के टाइम से कि कैसे वो क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि किताबों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, और मैं किसी एक पर्टिकुलर किताब या जॉनर पढ़ना पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि जितना आप पढ़ सकते हो, जैसे फिल्मों के साथ भी, कि जितनी फिल्में आप देख सकते हो, जितना आजकल OTT पे इतना बढ़िया कंटेंट है जो कि सिर्फ हमारे देश में नहीं बन रहा है, थ्रू आउट पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से बन के आ रहा है। तो हम लोग सब एक बबल में रहते हैं, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी में जो होता है हमें लगता है वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप पाताल लोक देखते हो, या फिर अगर आप टाउनी हो बॉम्बे के और आप मिर्ज़ापुर देखते हो, तो आपको लगता है अच्छा हमारे देश में ये भी हो रहा है। तो किताब और जो सिनेमा है, मुझे लगता है वो हमें कनेक्ट करता है, वो हमें अलग अलग दुनिया दिखाता है, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो जो किताबें आपने पढ़ी या जो ज़िंदगी का अनुभव आपने लिया, उसके अलावा कभी अचानक जो कैरेक्टर आता है और उस कैरेक्टर की जो परतें हैं उनके बारे में आपको उस तरह नहीं मालूम होता है, तो इस पर मदद करने के लिए डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ही आपका सहारा बनते हैं? तो होता क्या है कि जब मैंने शुरुआत की हरामखोर और मसान से, मेरा ये था कि मैं नहीं चाहती थी कोई भी मेरा किरदार मेरे जैसा हो। मैं चाहती थी मेरे सारे किरदार मुझसे जितना अलग हो सकते हैं, दिखने में, कपड़े पहनने में, बात करने में, वो हों। अब जितना आप काम करते जाते हो, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कोई नया किरदार कर रही हूँ, मुझसे अलग हो, शालू से अलग हो, संध्या से अलग हो, इनाक्षी से अलग हो, गोलू से अलग हो। तो वो और मुश्किल, तो जितना आप काम करोगे, एक्सपीरियंस से आप उतना सीख पा रहे हो, लेकिन उतना ही चैलेंजिंग होता जा रहा है। क्योंकि जैसे इस साल ही मैं 3 ऐसे किरदार निभा रही हूँ जो कि बनारस से हैं। तो अब ये अलग अलग बनारस की लड़कियाँ कहाँ से आएंगी, तो वो और चैलेंजिंग हो जाता है। इनफैक्ट मैं इसलिए वर्कशॉप्स भी चालू कर रही हूँ रजित कपूर के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। तो मुझे वही लगता है कि मैं एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, तो मेरी जब भी मैं अपने किरदारों के लिए इमोशंस ड्रॉ करती हूँ या जो भी एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, वो इमोशन के बेस से होता है। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि गोलू पढ़ाई क्या कर रही है, तो वो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि गोलू का इस सीन में यहाँ पे इमोशन क्या है, वो मैं आपको बता पाऊंगी। तो मुझे वही लगता है कि नाउ दैट वो इमोशंस को मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मुझे अपने कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज, अब मुझे होमवर्क और करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे किरदार एक दूसरे से जितना अलग हो सकते हों उतना हो। तो अभी और सबसे डिफ़िकल्ट होता है जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे होते हो, क्योंकि फिर तो मतलब सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली कार्गो करके एक जो फिल्म है, तो उसमें विक्रांत मैसी और मैं हैं। उसी टाइम हम लोग मिर्ज़ापुर भी शूट कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग बबलू और गोलू थे, और यहाँ पे कार्गो करके जो फिल्म है आरती कदव की, उसमें हम लोग युविष्का और प्रहस्ता थे। तो कई बार एक बार सेट पे ऐसा हुआ था कि जब मैसी ने लाइन ली, तो आरती ने बोला कि अरे ये मतलब ये बबलू नहीं चाहिए मिर्ज़ापुर का, ये मुझे अपना प्रहस्ता चाहिए। तो वो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि ओवरलैप ना हो कैरेक्टर्स। अब निभा तो हम ही लोग रहे हैं,
तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होगी, लेकिन वो सिमिलैरिटी जितनी कम हो सके। और मैं ये चाहती हूँ कि जब मुझे लोग स्क्रीन पे देखें तो वो मेरा किरदार देखें, ना कि देखें अरे ये तो श्वेता है कहीं। जब लाखों में एक में मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि ये एक डॉक्टर है, या फिर अगेन मिर्ज़ापुर में जब देखते हैं कि ये गोलू गुप्ता है, गजगामिनी गुप्ता है। तो कोशिश वही रहती है। डायरेक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि मतलब मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आई एम श्योर अलग अलग एक्टर्स का अलग वे होता है, तरीका होता है, मेथड्स होते हैं। मुझे लगता है कि वो ना डायरेक्टर क्या करते हैं कि कितना क्या मिश्रण होना चाहिए। आपके पास इंग्रेडिएंट्स सारे हैं, लेकिन इसमें कितनी मिठास है, ये लड़की की कितनी स्ट्रेंथ है, ये अपने इसके प्रिंसिपल्स क्या है, मॉरल कंपस क्या है, तो ये सब डायरेक्टर आपका हाथ पकड़ता है और आपको उस जर्नी पे ले जाता है। क्योंकि जो विजन है हम सब वो राइटर और डायरेक्टर का फॉलो कर रहे हैं। हम उसको 3D बना देते हैं एक्टर्स, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी राइटिंग और डायरेक्टर बहुत मतलब एंड टचवुड मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा पीछे ले जाकर एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि नाटक आपको बचपन से ही आकर्षित करता रहा, तो वो कोई पहले अपीयरेंस का, स्टेज पर पब्लिक अपीयरेंस का वो अनुभव याद कीजिए जिसने ये कहा हो कि हाँ नाटक ही मेरे जीवन में एक बहुत आकर्षण का केंद्र है। मुझसे ज़्यादा मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता था जब मैं स्टेज पे एक्टर्स को देखती थी। तो तब मैं मेरे ख्याल से स्कूल में थी और मुझे पृथ्वी थिएटर कहाँ है क्या है ये पता भी नहीं था, लेकिन पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में मम्मी पापा मुझे और मेरी बहन को हम लोग जाते थे, देखते थे। और सिनेमा की परफॉर्मेंसेस एक्साइट करती थी, पर उससे ज़्यादा स्टेज की करती थी। तो मुझे हमेशा ये था कि मुझे स्टेज का एक्टर बनना है। हम लोग दिल्ली में थे और दूर दूर तक इंडस्ट्री से या फिर किसी से कुछ नाता ही नहीं था, तो ये पता भी नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। एक था कि एक बार मैं जैसे मैंने कहा कि बादल बनी थी मैं, एक में मैं एक चूहिया बनी थी। तो मेरे ख्याल से कि वो बचपन से इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं और देखे हैं कि अभी भी वो चॉइसेस थोड़ी अलग हटके ही होती हैं। तो और कमानी ऑडिटोरियम, आई थिंक वो मेरी लाइफ में जो दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम है, वहाँ भी मैं अकेले चली जाती थी प्लेस देखने। और एक रोशन अब्बास और शामक डावर का उन्होंने एक म्यूज़िकल किया था ग्राफिटी करके, जिसकी फिल्म भी बाद में बनी, ऑलवेज कभी कभी। वो मैं देखने गई थी और मैंने पहली बार एक इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िकल देखा। तो वो देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप स्टेज पे होते हो तो जस्ट विद योर परफॉर्मेंस, विद लाइट, विद कॉस्ट्यूम्स, विद म्यूज़िक, मैजिक क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं, लेकिन तब भी ये नहीं था कि मैं फुल टाइम एक्टर बनना चाहिए या बन पाऊँगी या कैसे करना है, लेकिन एक्टिंग का बहुत एक खुशी मिलती थी। और मुझे लगता है कि बचपन में जैसे सबको ही पूछा जाता है कि आपको क्या खुशी देता है चीज़, और सब कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो सब लोग कहते थे डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी जो भी चीज़ें। तो एक दिन मुझे ये मेरी बल्ब जली कि मुझे बड़े होके खुश रहना है, और बहुत ही इजी था कि एक्टिंग मुझे खुशी देता है। तो सिंपल था कि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे मैं रोज़ मेरा काम, जब मैं चाहे 4 बजे उठना हो या फिर रात को ही बार हम लोग 16 घंटे शूट कर रहे होते हैं, 18 घंटे शूट कर रहे होते हैं, तो लेकिन जब आप घर आते हो, जब आप सोते हो, तो यू शुड स्लीप विद द स्माइल ऑन योर फेस। आपकी कहानी में मुझे ये सुनने को नहीं मिल रहा है कि एक्टिंग सीखने के लिए आपने कोई कोशिश की हो, जैसे कि बहुत से लोग चाहे ड्रामा स्कूल हो या मुंबई में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो आपको फिल्म के लिए, एक्टिंग के लिए तैयार करते हैं। तो आपने कभी एक्टिंग सीखने की तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं, तो ये हुआ, एक दिन हम लोग दिल्ली में थे और रात का समय था, पापा और मैं हम लोग छत पे गए थे, वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले और उसको सुखा रहे थे। तो तब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज 3rd ईयर निफ्ट। तो मैंने हिम्मत जुड़ा के पापा को बोला कि पापा मुझे एक्टिंग में कुछ करना है। तो पापा ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिंग करना है तो स्टेप क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, क्या करोगे अगर एक्टर बनना है तो, जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। तो पापा ने कहा कि ठीक है, प्रिपेयर करो एंड NSD में एंट्री लो।
तो तब मुझे लगा कि यार मैंने तो अभी कॉलेज में 3 साल बिताए हैं कि अब मैं NSD एक और कॉलेज करूं। तो मुझे थोड़ा डर लगा कि इतना जो अभी सीखा है, पहले तो 1 साल बाकी, निफ्ट का कोर्स 4 साल का होता है, तो मुझे लगा 3 साल कोर्स करके अब 1 साल में ना करूं, ना डिग्री यहाँ की मिलेगी और NSD का भी पता नहीं एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फिर एक ये हम एक कंक्लूजन पे आए कि वर्कशॉप्स चालू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। एंड थैंकफुली बचपन से मैं थिएटर वर्कशॉप्स करती आ रही हूँ, तो चाहे वो राशिद अंसारी के साथ हो, विवेक मनसुखानी के साथ हो, तो क्योंकि मेरी दीदी को थिएटर में इंटरेस्ट था, तो उनके बहाने, और वो होता है ना कि बच्चे को बिजी करने के लिए, तो बचपन से आई हैव बीन गोइंग टू बाकी डिफरेंट टीचर्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होती रही। फिर उसके बाद जब वो NSD का मैंने मतलब जो डॉक्टर अमाल अलाना ने जो एक वर्कशॉप क्यूरेट की थी, वहाँ पहली बार समझ में आया कि एक्टिंग क्या होती है। तब भी नहीं आया था, मतलब मैं कहूँगी कि 2% आया होगा, लेकिन तब पता चला कि आप क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो ब्रीदिंग का हो या फिर टेक्स्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी होता है, बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी होती है। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई तो डिफरेंट थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करना स्टार्ट किया, बैक स्टेज स्टार्ट किया। और ये जो शो है मेरा डिज्नी क्या मस्त है लाइफ, वो जब ख़त्म हो रहा था तो मुझे ये था कि मुझे सीखना है, और मुझे पता था कि मैं अभी जो कर रही हूँ क्या मस्त लाइफ के लिए बहुत एक्सटर्नल है, तो मुझे वो कंट्रोल करना है। और ये मुझे समझ में आया एक ऑडिशन पे, क्योंकि वो जो ऑडिशन था वो था कि एक लड़की है, वो बस पे बैठी हुई है और वो कहीं उसको बाथरूम की ज़रूरत है, तो वो देख रही है और बता रही कि कैसे सबने उसको बोला था कि मत जाओ इस ट्रिप पे, पर वो गई। तो मैंने बहुत ही इसको हैप्पी वे में कहा कि मैं दूर दूर तक बाथरूम ढूंढ रही थी और ये वो कट, और मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर जब ऐड आया और ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस ऐड के लिए, तो मैंने देखा कि ये तो एकदम ही अलग जोन में है। तो तब थैंकफुली मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे जो मैंने सीखा है वो मुझे अनलर्न करना पड़ेगा। तो 2 वर्कशॉप्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प की हैं। एक है IDP इंटेंसिव ड्रामा प्रोग्राम, जो कि थिएटर प्रोफेशनल्स करते हैं बॉम्बे में। वो कितने दिन का है? वो 3 हफ्ते का था जब मैंने किया था, NCPA में था, और इतना बढ़िया, मैंने इतना सब कुछ सीखा। और दूसरा है आदिशक्ति, जो कि पौंडीचेरी में है, वीना पानी चावला ने स्टार्ट किया था। वहाँ पे भी हमारा दिन शुरू होता था कलरी पाइटू के साथ, शाम को हम लोग स्विमिंग पूल में एक्सरसाइजेस करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो अगेन वहाँ पे भी ये बहुत समझ में आया कि एक्टिंग सिर्फ आपकी यहाँ या यहाँ से नहीं होती है, अगर आपका बैक भी है कैमरे पे, इट्स ऑल राइट। तो हमेशा ये, जैसे मुझे आज तक नहीं पता कि मेरी साइड कौन सी बेटर है, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि जब मैं अपना, एंड आई एम श्योर कुछ एक्टर्स के लिए वो वर्क करता है, जैसे मैं अपने प्लेबैक्स भी नहीं देखती, मतलब जो शूट हो रहा होता है, मुझे लगता है कि मेरा काम है परफॉर्म करना, अगर कुछ कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट है तो वो डायरेक्टर आके मुझे बता देंगे। तो क्योंकि मुझे लगता है अगर हम देखने लगेंगे तो लर्निंग भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ट्रस्ट करती हूँ मैं अपने डायरेक्टर्स को। तो वो वर्कशॉप्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, थिएटर वर्कशॉप्स। और आप लाइफ में अगर कुछ भी सीख सकते हो, जैसे मैं एक बार पौंडीचेरी सर्फिंग के लिए चली गई, नॉट क्योंकि मुझे एक सर्फर का रोल मिलेगा, बट आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से भी बहुत चीज़ें ड्रॉ करते हो। जैसे एक टाइम था कि मैं सर्फ बोट पे बस लेटी हुई थी और इतनी शांति थी, तो अब कभी भी एक्टिंग में अगर मुझे अपने एक ज़ीरोस में जाना होता है तो मैं वो मेमोरी याद करती हूँ। अभी 2021 का मेरा एक वो है कि मुझे स्टूडेंट बनना है, मुझे सीखनी है चीज़ें, विच इज़ वाई मैंने कॉन्टेम्प्रेरी और बैले क्लासेस अभी चालू की हैं। अगेन किसी रोल के लिए नहीं, कोई सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए नहीं, बस अपने लिए, क्योंकि मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट आप अपने इमोशनली जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, कई चीज़ें, जैसे मुझे ड्रामा, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट करता है, अगर आप मुझे कॉमेडी करने को बोलोगे तो आई विल बी नर्वस, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है कॉमेडी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे एक्सप्लोर नहीं करना है। तो आई थिंक वो कंफर्ट से निकल के जब हम कुछ ट्राई करेंगे तो हम बेहतर होते जाएंगे। शायद पहले में ना हो, एंड वो भी ठीक है मुझे, मतलब अगर किसी शो में या किसी फिल्म में अगर किसी को मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है ठीक है, मतलब वो आपकी ओपिनियन है, एंड शायद नहीं हुआ होगा, मैं हमेशा कोशिश ये करूँगी कि मैं इम्प्रूव करती रहूँ।
बट मैं किसी भी उस चीज़ का दिल पे नहीं लेती। कोई रिव्यू, कहीं किसी अवार्ड शो में अगर अवार्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, अगर नॉमिनेशन नहीं भी होता है तो वो भी ठीक है। तो वो मतलब अगेन मैं एक्टिंग करती हूँ प्योरली अपनी खुशी के लिए। बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, पॉपुलैरिटी, पैसे, फॉलोअर्स, कितनी बड़ी वैनिटी वैन है, ये सब सेकेंडरी है। बट मेन यही चीज़ है कि जब आप सेट पे होते हो, जब आप एक किरदार निभा रहे हो, तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो निभाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये जिन 2 वर्कशॉप्स की बात की, उनमें वो कौन से इंडिविजुअल ट्रेनर्स या मोटिवेटर्स होंगे जिनको आप याद करना चाहेंगी, चाहे वो NCPA हो या फिर पौंडीचेरी की वो ट्रेनिंग वाला जो कोर्स हो, उसमें आप कौन से ऐसे मोमेंट्स और उन लोगों को याद करना चाहेंगी? जो IDP था, इंटेंसिव ड्रामा प्रोग्राम, उसमें हमारे एक शंकर थे हमारे टीचर, तो वो उनसे बहुत कुछ सीखा। और विनय करके हैं जो आदिशक्ति में है, एंड जो एक बिगेस्ट जो मुझे हेल्प करता है और एकदम से। तो एक्टिंग में भी क्या है कि आप डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं। बाय स्कूल्स आई डोंट मीन इंस्टीट्यूट्स, फिजिकल इंस्टीट्यूट्स, बट कई लोग जैसे अपनी मेमोरी में कुछ जाके इमोट करना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरा कुछ चोट है उसी को मैं खरोदूंगी तो वो तो कभी हील ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं पर्सनल और प्रोफेशनल कभी मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ जितनी सिंपल हो सके, जितनी ड्रामा फ्री हो सके, और उतना ही ड्रामा मुझे ऑन स्क्रीन करना है। जितना मतलब एक वो जो उथल पुथल होता है या फिर एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, मैं चाहती हूँ जो मैं महसूस करूँ मेरी ऑडियंस भी वो महसूस करे। तो एक जो टेक्निक जो मुझे बहुत हेल्प करती है वो ब्रीदिंग का, कि अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न अपना समझ जाएं कि अगर कोई नर्वस है तो हमारी ब्रीदिंग अलग होती है, अगर जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हमारी वॉल्यूम एक अलग हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग हो जाती है एक अलग होती है, या फिर जब प्यार होता है तो एक अलग पैटर्न होता है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, शायद आप थके हो, शायद आप रात भर नहीं सोए हो, शायद आपका शूट 20 घंटे चला हो, तो हर बार, या फिर इमोशनल सीन्स में ये बहुत होता है कि क्योंकि आप इमोशनली अपने आप को निचोड़ते हो कि आप बार बार वो इमेजिन करो। फॉर एग्जांपल मिर्ज़ापुर सीज़न 2 में मैंने रिवेंज के बारे में बहुत सोचा, क्योंकि सीज़न 1 एंड वैसे हुआ था, तो मेरे लिए बहुत इमोशनली टैक्सिंग था, क्योंकि मैं बार बार सोच रही हूँ कि मेरी बहन को मारा गया, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मारा गया, तो बहुत ऐसा गुस्सा आता था। तो वो काम डाउन भी करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो शंकर जो IDP में थे हमारे टीचर, उन्होंने कहा कि आपका किरदार अलग है, आप अलग हो, एन एक्टर इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, आप कैरेक्टर नहीं हो। तो वो थिन लाइन एक कई बार हो जाती है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो सेट पे करो आप वो घर पे लेकर नहीं आ सकते हो। अगर मैं गोलू गुप्ता बन के घर पे घूमूंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो समझना एक्सट्रीमली ज़रूरी है। तो वो ब्रीदिंग कई बार जब मुझे नहीं आ रहा होता है कि अगर गुस्सा करना है और गुस्सा नहीं आ रहा है, तो फिर वो मैं अपनी ब्रीदिंग की टेक्निक से उसको, उस इमोशन को उसमें या तो मतलब फ्यूल डालती हूँ या फिर पानी डालती हूँ, जैसे कि वो ग्रो हो। और ये जो आपने फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट से जो पढ़ाई की है, जो 3-4 साल की ये जो पढ़ाई की है, फैशन की पढ़ाई, फैशन टेक्नोलॉजी की, तो ये आपकी एक्टिंग में कुछ मदद करती है? आपको लगता है कि एक्टिंग के दौरान आपका ये जो फैशन टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो कुछ मदद करता है? मुझे लगता है कि कोई भी नॉलेज लाइफ में वेस्ट नहीं जाती, तो चाहे वो फैशन की हो या वो कुकिंग की हो। तो जैसे फैशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि जो हम पहनते हैं, जो हम अपने जैसे बाल करते हैं, बिंदी लगाते हैं, रिंग पहनते हैं, ये सारे हमारी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। तो मुझे लगता है कि, और मैंने 1 साल मैगजीन में भी काम किया है, एंड मुझे लगता है कि बहुत हेल्प किया है, क्योंकि एज एन एक्टर आप कैमरे के सामने कौन हो, क्या हो, कैसे हो, वो मैटर करता है, लेकिन कैमरे के पीछे भी आप एक्टर ही हो। मतलब ऐसा नहीं कि कैमरा एक्शन होता है तो फिर आप एक पर्सन हो, फिर आप तो वो सब मुझे बहुत मदद करता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि जो 4 साल मैंने अपना क्रिएटिविटी और मेरी थिंकिंग अलग हुई, क्योंकि मैं फैशन कम्युनिकेशन जो कर रही थी, जो इस टाइप का कोर्स कर रही थी, तो इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सिनेमा नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरी अप्रोच एक थोड़ा अलग हट के आ रही है। अब वो मेहनत और करनी पड़ेगी, और वो मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ। आई एम श्योर जो जिन्होंने सिनेमा पढ़ा है, जिन्होंने ड्रामा पढ़ा है, उनके पास अलग उनके ट्रम्प कार्ड्स होंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है,
क्योंकि वो निफ्ट ऑल्सो वो कॉलेज, मतलब ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे नाच गाना चल रहा था, मतलब मुझे तो लगा था कि वो कौन सी मूवी थी, मैं हूं ना, कि जले जैसे हवाएं, तो तब लगा था कि कॉलेज मतलब यही होगा कि आप कॉलेज जाओगे और यू नो गाने वाने होंगे। और निफ्ट में मैं 4 बजे मतलब सीधी लाइनें बना रही थी। तो आई थिंक डिसिप्लिन मुझे काफ़ी सीखने को मिला, कंपटीशन, क्योंकि उससे पहले मैं इतनी कंपेटिटिव बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब स्कूल में तो मस्ती चल रही थी। तो निफ्ट में इंडिया के कोने कोने से लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो पढ़ाई की, क्योंकि डिज़ाइन कहीं ना कहीं मुझे अभी हेल्प करता है एज एन एक्टर। सिर्फ आपकी एक्टिंग स्किल्स नहीं करती, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, आप किस चीज़ के टुवर्ड्स ड्रॉन होते हो, वो भी हेल्प करता है। और मुझे वो पीली साड़ी पहन के पीले खेत में पीली चुन्नी के साथ सब कुछ वो कर रहा था, जो एक यशराज ने, मतलब जो एक पेंटिंग जो पेंट हुई थी। लेकिन थैंकफुली आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से मुझे मसान, हरामखोर, गौनकेश, यही कहानियाँ, इस टाइप की कहानियाँ बतानी है। मुझे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कमर्शियल नहीं करना क्या, या क्यों नहीं मैं करती। तो मैं कहानी को कहानी की तरह देखती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि ये इंडी है या ये कमर्शियल है, मेरे लिए वो क्राइटेरिया है ही नहीं। मुझे, जैसे मैंने कहा, वो घूम फिर के हमेशा बात खुशी पे आ जाती है कि ये स्क्रिप्ट पढ़ के क्या मुझे जुड़ना है। इनफैक्ट अभी एक मोस्टली मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उस एपिसोड में मैं सिर्फ एक सीन के लिए आती हूँ। 4 एपिसोड या 5 एपिसोड हैं, एक सीन है, लेकिन वो इतनी प्यारी कहानी है कि मुझे उस कहानी का हिस्सा बनना है। तो मैं वही कि रोल बड़ा या छोटा नहीं होता है, उस रोल में आप क्या करते हो, क्या आप जादू आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखिए, ये तो सब लोग कहते हैं कि ख़ासतौर पर OTT के आने के बाद ये जो वेब सीरीज़ वगैरह हैं उसमें बहुत नया कंटेंट आने लगा और बहुत तरह के लोगों को काम मिलने लगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली। लेकिन जो स्क्रिप्ट्स आपके पास आती हैं उनमें किन चीज़ों को देखकर आपको थोड़ी निराशा, थोड़ा दुख, या फिर वो पुट ऑफ करने वाली चीज़ें होती हैं? अच्छी बातें तो सब लोग करते हैं कि बड़ा अच्छा कंटेंट आ रहा है और बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है और लोगों के सामने और बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन आपके पास जो कंसिडर करने के लिए स्क्रिप्ट्स या स्टोरी आइडियाज़ जो आते हैं, वो उनका क्या अनुभव है आपके लिए, और आपको क्या लगता है कि क्या सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है? थैंकफुली मैं वो मैं हमेशा पूछती हूँ कि 2 लाइन की कहानी क्या है। अगर वो मुझे इंटरेस्ट करती है तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मैं डायरेक्टर से बात करती हूँ, राइटर से बात करती हूँ, एंड वो मेरे पास वो आती ही नहीं है ऐसी कुछ कहानियाँ जो मुझे लगता है कि ये क्या, क्यों भेजा है, या मेरे बारे में क्यों सोचा है। तो लकीली आई थिंक वही आपकी चॉइसेस आपको डिफाइन करते हैं, आप जो काम करोगे। और मेरा ये मानना है कि अच्छे काम से आपको और अच्छा काम मिलेगा। तो जो भी कहानियाँ आती हैं वो एक जो स्टैंडर्ड है लोगों का, क्या फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, स्ट्रॉन्ग फीमेल है, तो मुझे वही हंसी आती है कि लोगों को लगता है कि ये बोल के कि मुझे लगेगा अरे वाह क्या बात है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन कहानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपका जो चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, मुझे वो अट्रैक्ट नहीं करता है, वो जो लड़की है वो उस कहानी में क्या कर रही है। क्योंकि अगर कहानी अच्छी नहीं होगी और आपका किरदार बहुत अच्छा होगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे वक्त अगर आप किसी से मांग रहे हो वो बहुत ज़रूरी, बहुत कीमती चीज़ है, और इतनी सारी चॉइसेस हैं। तो मैं अगर लोगों का टाइम मांग रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जब वो मुझे स्क्रीन पे देखें तो कुछ समझें, कुछ सीखें, या कुछ महसूस करें, या फिर खुश हो जाएं, एंटरटेन हो, लेकिन इनमें से कुछ तो हो। तो मेरा बहुत ही सिंपल ये क्राइटेरिया है, कुछ बिल्कुल भी डीप नहीं है। मैं कंसल्ट भी मतलब अपने दोस्तों से बात करती हूँ, अपने पति से डिस्कस करती हूँ कि क्या है कैसा है, पर वो जो अंदर से आपको पता होता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। अब तो देखिए 100 से ज़्यादा साल हो गए हमारे यहाँ फिल्मों को अपने यहाँ बनते हुए, और उसमें अलग अलग दौर में अलग अलग तरह की अभिनेत्रियाँ सामने आई, अलग अलग एक्ट्रेस ने काम किया। तो आपके लिए वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको देख के लगता है कि ऐसा कर दें तो मज़ा आ जाए? इंटरनेशनल भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका काम मुझे बहुत पसंद है। डायरेक्टर्स हैं जो मुझे ज़्यादा एक्साइट करते हैं कि जब मैं कहानी देखती हूँ, जैसे ब्लैक स्वॉन करके एक फिल्म है, अभी इनफैक्ट मैंने किल बिल भी देखी, जो मैंने बहुत पहले बचपन में देखी थी, और अब जब मैं वो देख रही हूँ तो मुझे एक अलग समझ आ रही है कि अच्छा वो ये है। हमारी अगर बात करते हैं इंडस्ट्री की तो कौनकना, मुझे वो इतनी, रत्ना पाठक शाह,
ये एक्टर्स मुझे इतने पसंद हैं और मैं इतना मतलब उनके नाम लेके मैं मुस्कुराने लगती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो कुछ अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रही हैं। वो उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रही हैं जो सोसाइटी हमें बोलती है और इंडस्ट्री हमें बोलती है। हमारे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, टिप्पणियाँ सबको देनी होती हैं। मुझे लगता है स्पोर्ट्स में और एक्टिंग में सब बताएंगे कि इसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो फीमेल एक्टर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हम अपनी बॉडी को, फेस को करते रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक आपको फीलिंग दी जाती है कि यू आर नॉट इनफ, कि आप में कुछ ना कुछ कमी है। कितने लोग मतलब मुझे कभी, जैसे इनफैक्ट अभी गाड़ी में मेरे हस्बैंड और मैं यही बात कर रहे थे कि मैं 5 फीट हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं छोटी हूँ, क्योंकि मेरे वो दिमाग में था ही नहीं। वाइल ग्रोइंग अप हम 2 बहनें थी, हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि जो कुछ हम लड़के नहीं हैं तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते, या हम सपने नहीं देख सकते, या फिर हम एक बैकफुट पे हैं। तो वो लाइफ में, एंड अगेन ये क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को, फैमिली को, कि कभी वो महसूस ही नहीं होने दिया। जब मैं कल्कि को, इतने सारे अभी इतनी बेहतरीन कलाकार हैं, तो जब उनका काम देखती हूँ और जब एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे प्राउड फील होता है। ऐसा नहीं फील होता कि अरे यार क्या आलिया भट्ट, मतलब जो अगर कमर्शियल की भी, लेकिन वो कमर्शियल में भी इतना बेहतरीन काम करती हैं, और अगर आप उड़ता पंजाब देख लो, डियर जिंदगी देख लो, तो उसमें भी इतना अच्छा काम है। तो एज एन आर्टिस्ट मैं अपना वो जो एक बार होता है वो मुझे हर बार रेस करना है। बट टबू ओ हो इन सब के साथ मुझे, मतलब अगर आप मेल कैरेक्टर्स, इतने एक्टर्स नहीं है, मुझे इन फीमेल एक्टर्स के साथ काम करना है। आप कुछ गा सकती हैं? मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इनफैक्ट अगर मेरे हस्बैंड वो रैपर है, म्यूजिशियन है, एक्टर हैं, लेकिन जब मैं गाना चालू करती हूँ तो फिर सब भाग जाते हैं। ऐसा है। तो श्वेता, हमारी तरफ से तो सवालों का ये सिलसिला करीब करीब पूरा हो गया है। कोई ऐसा जवाब जो आप देना चाहती थी और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, तो इस वक्त आप कह सकती हैं। जवाब तो नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई सपना बड़ा या छोटा नहीं होता है। जितने लोग ये देख रहे हैं हमारी जो बातचीत है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके आसपास आपकी फैमिली, आपके बच्चे जो भी हैं, उनका सपना सपोर्ट कीजिए। शायद आपको लगे कि ये क्या बात हो रही है, या फिर ऐसा नहीं होता, या कैसे होगा। बच्चे फिगर आउट कर लेंगे, मैंने फिगर आउट किया है। और मैं अभी अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, मुझे ये हमेशा सिखाया गया है कि अगर आप कुछ सीखते रहो, बढ़ते रहो, अपने आप को अपनी आप ताकत बढ़ाते रहोगे, तो कोई भी आपके सामने आ जाए, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कोई प्रोटेस्ट के लिए आपके लिए जाना हो, चाहे वो किसी किरदार के लिए हो, आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आजकल सबसे ज़्यादा जो दुनिया में हो रहा है, जो देश में हो रहा है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जो भी हो। एंड डिस्कशन से पीछे ना हटे। तो मुझे लगता है कि हम जितना प्यार अपने आप को करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को करते हैं, हमें अपने नेबर्स को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को, लेट्स बी मोर ह्यूमन। हम लोग बहुत सेल्फिश बन चुके हैं। तो मैं बस ये लिटरली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे कि प्यार बांटो, खुशी बांटो। बहुत चीज़ें हो रही हैं जो गड़बड़ हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोविड है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। अपने तरफ से आप जो भी एक चीज़ जो भी कर सकते हो, पर वो कर दो। आपके, हम सबके हाथों में, हम सब सुपर हीरोज़ हैं। हम दुनिया को बचा सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक बॉटल ना यूज़ करें, अपना खुद का पानी कैरी करें, इतनी सिंपल बात से, तो हम दुनिया को बचा सकते हैं। तो फिगर आउट कर लो कि क्या है आपकी एक वो ड्राइव। लेकिन प्लीज़, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किस तरह के इंसान हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी श्वेता त्रिपाठी शर्मा, एक यंग एक्टर। गुफ्तगू में कुछ कहना चाहते हो आज की इस एपिसोड के बारे में, तो हमें लिखिए ज़रूर guftgu@rekhta.org पर।
कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। Quick and easy education loans from Bank of Baroda. Power your dreams today.